नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम वंदे भारत में। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां और आज क्या कुछ खास होगा वंदे भारत में। हर बाइट में खास आम का एहसास। जी हाँ, आम हम सभी का बेहद पसंदीदा फल है और इस वक्त तो आम राजा कहलाता है। तो आम से जुड़ी एक बहुत ही खास खबर आपको दिखाएंगे आज वंदे भारत में। अगली सुर्खी, रोजगार की नई गारंटी वीबीजी रामजी लागू हो गई है। क्या कुछ नया बदलाव है, किस तरह से ये हमारे ग्रामीणों को, हमारे मजदूरों को और सशक्त करेगी, बताएंगे वंदे भारत में। पर्यटकों की धीमी वापसी चिंता का सबब, यहां पर बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। कैसे वहां पर जो हमारे घरेलू पर्यटक हैं उनकी संख्या तो बढ़ी है, लेकिन विदेशी पर्यटकों की जो आवाजाही है थोड़ी कम हुई है। किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, करेंगे इस पर चर्चा। आस्था का अटूट केंद्र पाली सोमनाथ पर देखेंगे बेहद खास रिपोर्ट आज वंदे भारत में। आइए शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार की विकसित भारत जी रामजी योजना देश भर में लागू हो गई है, शुभारंभ हो गया है। इसके तहत ग्रामीणों को साल में 125 दिनों के रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में इस योजना की शुरुआत नांगल चौधरी खंड के आंतरी गांव में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ हुई। देखिए एक खास रिपोर्ट। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 इस वर्ष 1 जुलाई से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो गया है। इसके तहत हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी खंड के आंतरी गांव में पौधारोपण के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव, सीईओ निर्मल नागर सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम में आए लोगों को इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी गई। वीबीजी रामजी योजना के जरिए मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक भी दिन काम से वंचित न रहे। राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। पूरी व्यवस्था तैयार है और चल रहे सभी कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे। रोजगार की गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी। टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिलेगी। देश भर में अधिनियम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ से ज्यादा की अंतरिम राशि पहले ही आवंटित कर दी है। इससे अधिनियम लागू होने के पहले दिन से ही रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और विकास कार्यों को बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने नए ढांचे में सीमलेस ट्रांजिशन सुनिश्चित किया है। पहले से चल रहे सभी कार्य जारी रहेंगे। जिन श्रमिकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे, ताकि रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट न आए। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और जो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की जो शुरुआत करी है, और जिसमें पिछले में 100 से बढ़कर 125 दिन का इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट किया गया। मानदेय हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि 400 रुपये से भी ऊपर हाईएस्ट मानदेय यहाँ पर मिल रहा है इस चीज़ का। 2 महीने की छुट्टी का प्रावधान रखा गया। तो गाँव के अंदर देखिए हर प्रकार के लोग होते हैं, किसी के पास हो सकता है ज़मीन ना हो, नौकरी ना हो, उनका भी गुजारा है अपन के लिए गाँव में कि गाँव में रोजगार मिले। सच्ची बात कोई भी नहीं हो सकती। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की कुल 343 ग्राम पंचायतों में लगभग 17,000 लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं आंतरिक गांव में करीब 169 श्रमिक पंजीकृत हैं और सभी की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है, ताकि हाजिरी सही ढंग से दर्ज हो और मजदूरी का भुगतान समय पर किया जा सके। वो हमारे पूरे जिले में 343 ग्राम पंचायत में 17,000 के करीब हमारे वर्कर हैं, और जो आज हमारा आंतरिक गांव में जो कार्यक्रम हुआ है, इसके अंदर हमारे जो टोटल हाउस होल्ड हैं वो 104 हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं वो 169 हैं, और जिनकी 100% ई-केवाईसी हो चुकी है। वीबीजी रामजी अधिनियम का लागू होना ग्रामीण विकास की दिशा में एक अहम कदम है।
इससे गाँव में आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त ग्रामीण भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो रोजगार की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, तो शुरू हो गई है वीबीजी रामजी योजना। ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी यहां पर है। बढ़ी हुई मजदूरी का लाभ मिलेगा। तो वहीं महेंद्रगढ़ के आंतरी गांव से हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई, यानी कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के साथ इस योजना का शुभारंभ हुआ है। 95,000 करोड़ से अधिक की राशि, 95,692 करोड़ से अधिक की राशि यहां पे राज्यों को जारी की गई है केंद्र द्वारा। और पहले दिन से रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान और विकास कार्यों की निर्बाध निरंतरता ये सुनिश्चित करती है। यकीनन एक ऐसी योजना जो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी और इसीलिए ग्राउंड जीरो पर इसका क्या कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो भी जानते हैं। हमारे संवाददाता अनुज यादव हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, सबसे पहला सवाल आपसे ही कि इस नई व्यवस्था में क्या कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर लाए गए हैं? देखिए जया, सबसे बड़े बदलाव तो यही हैं कि अब से पहले जब इस योजना का नाम मनरेगा था तो इसमें भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें आती थी और हम सब जानते हैं कि मीडिया की सुर्खियों में मनरेगा योजना हमेशा रहती थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जो पात्र होने चाहिए, जो श्रमिक, उनको तो मजदूरी नहीं मिलती थी, उनको काम नहीं मिलता था, बल्कि जो ग्राम पंचायत में जो दबंग लोग होते थे या प्रधान होते थे, सरपंच होते थे, वो अपने ही लोगों को दिलवाते थे। खैर, वो अब अतीत हो चुका है और अब एक अच्छे रूप में जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी ये योजना अब शुरू हुई है। इसका एक बहुत बड़ा बजट तो केंद्र सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पहले ही जारी कर दिया था। लेकिन आज हम इस पर आज आखिर क्यों बात कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी बात जया ये है कि 95,000 करोड़ का जो केंद्र सरकार का अपना हिस्सा था उसमें से आज 25,000 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है पहली किश्त के रूप में सभी राज्यों को आज जारी कर दी गई है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से इसकी विधिवत रूप से आज शुरुआत हुई है। जो जॉब कार्ड हैं वो श्रमिकों को वहां पर दिए गए हैं। 17,000 से ज्यादा श्रमिकों ने अपना वहां पर पंजीकरण कराया है। तो इसी के साथ आज पूरे देश भर के राज्यों के अंदर गांव-गांव में इस योजना का प्रचार प्रसार अब तेजी से हो रहा है और जो श्रमिक दूसरे राज्यों के अंदर या जिलों के अंदर जाते थे, पलायन उनका होता था रोजगार के लिए, उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, उन्हीं के इलाकों में उन्हें रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण इलाके के अंदर जो बुनियादी ढांचे का विकास होगा, चाहे वो जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, सामुदायिक केंद्रों का निर्माण हो, उसमें उसी इलाके के श्रमिकों का सबसे ज्यादा वहां पर रोजगार उनको दिया जाएगा। बिल्कुल। और साथ ही अनुज, इस पर हम देख रहे हैं कि नई योजना में तकनीक का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। ई-KYC की बात करें, अपडेटेड डिजिटल सिस्टम की बात करें, किस तरह से उनकी जो मेहनताना है वो उन्हें सही से मिलेगा और मौजूदा जॉब कार्ड को लेकर भी अगर किसी तरह का कोई भ्रम है तो वो भी यहाँ पर साफ करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि इसमें डिजिटल भुगतान की व्यवस्था की गई है। ई-KYC जो श्रमिक होंगे उन सभी का किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि सीधा पैसा श्रमिकों का उनके खातों में भेजा जाएगा। तो इसमें जो भ्रष्टाचार की जो जगह हमने पहले बात बताई थी, वो भ्रष्टाचार की जो गुंजाइशें हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। कोई बिचौलिया पैसे या कमीशन नहीं खा पाएगा, सीधा श्रमिक के खातों में पैसा जाएगा। यही एक सबसे बड़ी तकनीक का उपयोग इस योजना के अंदर किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जया, ये हमें अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि ये योजना में अगर श्रमिकों को किन्हीं कारणवश काम नहीं मिलता है तो इसमें बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था भी की गई है और 15 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं होगा तो भी मुआवजा उनको मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम को काफी मजबूत किया गया है, सर्विलांस को काफी मजबूत किया गया है ताकि योजना का लाभ पात्र श्रमिक को ही मिले। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ये भी एक अपडेट यहाँ पर हमारे संवाददाता ने दिया कि 95,000 करोड़ से ज्यादा की जो केंद्र सरकार द्वारा राशि राज्यों को जारी की जा रही है उसकी पहली किस्त यहाँ पर जारी कर दी गई है। वंदे भारत में आइए आपको ले चलते हैं हिमाचल। हिमाचल का पर्यटन कारोबार
जो प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश के पर्यटन में विदेशी पर्यटकों का भी बड़ा योगदान है, लेकिन कोविड काल के बाद हिमाचल आने वाले विदेशी पर्यटकों में बड़ी गिरावट आई है। इसकी वजह क्या है और इसका असर कितना गहरा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पिछले कुछ सालों में यानी साल 2021 के बाद से हिमाचल आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ तो रही है, लेकिन ये बढ़ोतरी बेहद धीमी है। इतनी धीमी कि साल 2022 में जो विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा प्रति वर्ष 30,000 के करीब था, वो साल 2025 में भी महज 84,000 तक ही पहुंच पाया। और ये आंकड़ा भी कोविड काल से पहले के आंकड़े के मुकाबले करीब 78% कम है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में यानी कोविड से पहले हिमाचल में जो विदेशी पर्यटक आए, उनकी संख्या 3,82,876 थी। कोविड के दौरान यानी साल 2020 में ये संख्या गिरकर 42,000 पहुंच गई, लेकिन कोविड के बाद साल 2021 में ये संख्या महज 4,000 रह गई। फिर साल 2022 में हिमाचल में 29,333 विदेशी पर्यटक आए। फिर 2023 में ये संख्या 62,000 हुई। फिर 2024 में 82,000 और फिर 2025 में 84,000। मतलब कोविड से पहले जो आंकड़ा करीब 4 लाख पहुंचने वाला था, कोविड के 6 साल बाद भी वो महज 84,000 तक ही पहुंच पाया। हिमाचल प्रदेश में जो नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट है उसमें पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी तो हुई है। करीब 17 गुना की रफ्तार से जो इजाफा है वो हुआ है 2021 से लेकर 2026 तक। लेकिन ये जो बढ़ोतरी है ये इतनी धीमी रफ्तार में बढ़ रही है कि साल 2019 के यानी कोविड से पहले का जो आंकड़ा है उसको छूने से अभी भी करीब 78% जो डाउनफॉल है वो दर्ज किया जा रहा है। इसकी वजह से जो होटल इंडस्ट्री हिमाचल की, ट्रैवल एजेंसीज हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं और हिमाचल की जो ओवरऑल इकोनॉमी है जो कि सेब के बाद टूरिज्म पर ही ज़्यादातर डिपेंड करती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। और अब सरकार की भी ये कोशिश है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है दुनिया भर का, जो कोविड से पहले तक लाखों की रफ्तार में हिमाचल आता था, हिमाचल के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर आता था, उसे किसी न किसी तरह दोबारा से अट्रैक्ट किया जाए और हिमाचल की इकोनॉमी में जो टूरिज्म का जो रोल है उसको बेहतर करने में उसे एक बार फिर से रिकवर किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने महामारी के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां अपनाई, जिससे बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों की ओर आकर्षित हुए। लेकिन भारत में खासकर हिमाचल आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ये संख्या भले ही अब बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी है। पहले जैसे अमेरिका से, जर्मनी से, इटली से, इवन जापान से, स्विट्जरलैंड से जितने पर्यटक यहाँ आते थे वो अब बहुत कम आ गए। मतलब आप अगर देखेंगे हम तो वो ना के बराबर ही बोला जाए, क्योंकि ये क्रीम टूरिस्ट होता था। हिमाचल में आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद कांगड़ा जिला है। वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा 29,755 विदेशी पर्यटक कांगड़ा पहुंचे। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की मौजूदगी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। वहीं बीड़ बिलिंग एडवेंचर टूरिज्म और पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस बार जो इंडियन टूरिस्ट का काफी सालों बाद जब से बाढ़ आई, इस बार थोड़ा सा इजाफा हुआ है। पीछे जो आपने कहा कि जो विदेशी टूरिस्ट हैं उसमें जो पीछे जो लड़ाई का जो कारण रहा, इसमें थोड़ी सी जो उनमें कमी दर्शाई जा रही है। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि टूरिस्ट का जो हब है मनाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये हम एक आशा करते हैं। हालांकि घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा जरूर बढ़ा है। हिमाचल में पिछले साल करीब 2 करोड़ घरेलू पर्यटक पहुंचे, लेकिन इसमें भी कोविड काल के बाद इजाफा होने में कई साल लग गए। मगर विदेशी पर्यटकों की कमी लगातार जारी है। हिमाचल जैसे राज्य में जहां सेब और पर्यटन ही आर्थिकी का मुख्य आधार है, ऐसे राज्य में विदेशी पर्यटकों की आमद में गिरावट आना काफी चिंता का विषय है।
कि जो इंडियन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है उसके नंबर में, उसकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा ज़रूर हुआ है, जो हर साल हिमाचल आते हैं। साल 2024 में करीब 1 करोड़ 80 लाख के आसपास जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो हिमाचल पहुंचा, और 2025 में ये आंकड़ा 2 करोड़ तक भी पहुंचा, और आने वाले सालों में इसके और ज़्यादा रफ्तार पकड़ने के और ज़्यादा बढ़ोतरी के आसार हैं। लेकिन जो विदेशी पर्यटक है उसकी संख्या में जो बढ़ोतरी है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी है, जिसको सुधारने को लेकर जो कदम है उन्हें उठाए जाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये भी की जा रही है कि विदेशी पर्यटकों को हिमाचल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज़, शिमला। तो आइए इस रिपोर्ट के कुछ अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं कि कैसे हिमाचल में विदेशी पर्यटकों की धीमी वापसी यहां पर हो रही है। तो अगर हम आपको बताएं कि प्री कोविड स्तर से अब भी बहुत पीछे है, रिकवरी की रफ्तार बेहद धीमी है। 2021 के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोविड से पहले के स्तर तक पहुंचने में अभी लंबा समय लगेगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा, यानी कि महामारी के बाद विदेशी पर्यटक थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। 2025 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कांगड़ा आए, उसके बाद शिमला और कुल्लू पहुंचे। धर्मशाला, मैक्लोडगंज और बीड़ बिलिंग प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान जरूर कर रही है ये विदेशी पर्यटकों की गिरती संख्या। तो आइए शिमला, हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश। धर्म, सबसे पहले आपसे सवाल यही कि किस तरह से प्रयास अब किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक यहां पर आए हिमाचल में, और क्या ठोस कदम हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? देखिए जया, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जो उसका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.78% का कंट्रीब्यूशन हिमाचल की इकोनॉमी में टूरिज्म का रहता है, और पिछले कुछ सालों में जो टूरिज्म इंडस्ट्री पर जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का, वो अब तक उभरने की कोशिश ही कर रहा है। 2019 से लेकर अब तक फॉरेन टूरिस्ट की हम स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनका आंकड़ा उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था। 2019 के मुकाबले अभी करीब 70-80% के आसपास इसमें कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो जरूर बढ़ा है, और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए प्रदेश सरकार यहाँ पर अहम कदम जरूर उठा रही है। चाहे वो जो एनुअल बजट होता है सरकार का, उसमें टूरिज्म का जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा रखा गया है। जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो बाय एयर कनेक्टिविटी हो, बाय रोड कनेक्टिविटी हो, उसको बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश को एक टूरिज्म हब के तौर पर प्रचारित करने की भी प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है। एक नया कॉन्सेप्ट अभी स्लो टूरिज्म का सरकार लेकर आई है, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। लोगों को आकर्षित करने के लिए स्लो टूरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात करें तो उसका आंकड़ा भले ही बड़ा हो, पिछले कुछ सालों में 2025 में तो ये 3 करोड़ तक टच कर गया था, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सिर्फ लोगों का नंबर है। पर टूरिस्ट पर हेड जो खर्च है हिमाचल आकर जो टूरिस्ट करते हैं वो उतना नहीं है, उसमें कमी आई है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी पे काफी ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट हो रही है। तो संख्या भले ही डोमेस्टिक टूरिस्ट की भी ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग 1 दिन या 2 दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, और उतना खर्च नहीं करते जितना इकोनॉमी के लिए जरूरी है। तो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, फॉरेन टूरिस्ट का तो नंबर ही बहुत कम है, लेकिन जो डोमेस्टिक टूरिस्ट का नंबर है वो भी उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं हो पा रहा। इसलिए सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है। स्लो टूरिज्म के जरिए ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है टूरिस्ट के लिए, जहां पर लोग लंबे समय तक आकर रुके, लंबे समय तक खर्च करें, और हिमाचल की प्राकृतिक खूबसूरती को, हिमाचल की संस्कृति को, कल्चर को एक्सप्लोर करें, ताकि धीरे धीरे हिमाचल की जो ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, अभी अगर हिमाचल में टूरिज्म की बात करें, कोई आना चाहता है बाहर से, तो उसके पास गिने चुने प्लेसेस होते हैं, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, चाहे वो शिमला हो, कुफरी हो, या फिर स्पीति और किन्नौर की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हिमाचल में चाहे कुल्लू की तीर्थन घाटी हो, जीबी हो, बीड़ बिलिंग हो, धर्मशाला तो खुद में पूरा एक टूरिस्ट प्लेस है। तो इन जगहों में स्लो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, और जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके लिए जो कनेक्टिविटी है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। साथ ही साथ प्रचार प्रसार की यहाँ पर जरूरत रहती है, क्योंकि जो विदेशी टूरिस्ट आता है उन्हें ज्यादा जानकारी होती नहीं है कि बिल्कुल, तो यहाँ पर चुनौतियां जरूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है कि विदेशी पर्यटकों को ज्यादा आकर्षित किया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया धर्म इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, इस रिपोर्ट के लिए। तो वंदे भारत में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हमें पता है, हमें पता है,
चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आइए रुक करते हैं राजस्थान का। राजस्थान के पाली शहर का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, बल्कि अपनी प्राचीन वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी विशेष पहचान रखता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जबकि सावन, महाशिवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। पाली शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर की स्थापत्य कला और प्राचीन स्वरूप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा अर्चना करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर में प्रतिदिन सुबह और शाम विशेष आरती होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। सावन माह, महाशिवरात्रि और सोमवार के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक महत्व के साथ साथ ये मंदिर पाली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर वर्षों से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी लोगों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। और हम भी करीबन 4-5 पीढ़ी से यहाँ से पूजा कर रहे हैं और भगवान की सेवा करते हैं और पूरा पाली शहर इस मंदिर का मतलब दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर में खूब श्रद्धालु आते हैं। सावन में मेला भी लगता है। सावन में 4 सोमवार को मेला रहता है और भी काफी मेले होते हैं। पाली का ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि गौरवशाली इतिहास का भी साक्षी है। विक्रम संवत 1209 में निर्मित इस मंदिर का संबंध गुजरात के सोलंकी राजवंश से माना जाता है। मान्यता है कि सोलंकी शासक राजा कुमारपाल सौराष्ट्र से पवित्र शिवलिंग लेकर पाली आए और यहाँ सोमनाथ मंदिर की स्थापना कराई। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ। बताया जाता है कि विदेशी आक्रमणों के दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर लगातार हमले होने लगे थे। ऐसे समय में भगवान सोमनाथ के इस पवित्र शिवलिंग को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजा कुमारपाल इसे पाली लेकर आए। तभी से यह मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं की अगाध आस्था और अटूट विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ सोमनाथ मंदिर में 35 साल से आ रही हूँ और जब जिस टाइम आई थी उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था। आज भोलेनाथ की मेहरबानी से मेरे पास सब कुछ है और भोलेनाथ की इतनी मेहरबानी है कि सारे दुख काटते हैं। मैं यहाँ करीब 10 साल से परमानेंट महादेव जी आ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं महादेव आता हूँ। जिस दिन मैं महादेव नहीं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने आज कहीं कुछ दर्शन किए ही नहीं। मेरे कितने भी काम हो तो मैं पहले महादेव जाके फिर अपने काम पे लगता हूँ। मेरे को बहुत सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। सोमनाथ मंदिर
अपनी भव्य और प्राचीन वास्तुकला के लिए भी विशेष पहचान रखता है। मंदिर का ऊंचा शिखर, मीनारों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी और पत्थरों पर तराशी गई प्राचीन मूर्तियां तत्कालीन शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। मंदिर की छत पर बने आकर्षक गोलाकार अलंकरण और कलात्मक पैटर्न आज भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सदियों पुरानी यह स्थापत्य कला उस दौर के शिल्पकारों की अद्भुत दक्षता और कलात्मक दृष्टि का जीवंत प्रमाण मानी जाती है। पाली से दूरदर्शन के लिए शेरुद्दीन खान की रिपोर्ट। तो गौरवशाली अतीत और अटूट विश्वास, हम देख रहे हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को किस तरह एक नई मजबूती दे रहे हैं। रुक करते हैं हमारे संवाददाता का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लक्ष्य, किस तरह से देखते हैं कि लगातार इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था में बढ़ोतरी हुई है और बहुत कोशिश की है कि किस तरह से भारत ने भी अपने पर्यटन को बढ़ाते हुए इस धार्मिक पर्यटन की शुरुआत की, किस तरह से ये मंदिर इस शहर की अर्थव्यवस्था के लिए, इसकी पहचान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां एक और देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, उसी के मद्देनजर लगातार जो देश में ऐसे मंदिर हैं जो विरासत के प्रतीक हैं, उनको भी संजोने, उनको भी विकसित करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं पाली का ये सोमनाथ मंदिर न केवल अपनी ऐतिहासिक मान्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि जो यहाँ का स्थापत्य कला है उसके लिए भी एक महती भूमिका रखता है। सन 9वीं शताब्दी के आसपास से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस मंदिर के जीर्णोद्धार, इसकी स्थापना का जो साक्ष्य है वो मिलते हैं। वहीं जिस समय लगातार सोमनाथ मंदिर में आक्रमण हो रहे थे, उस समय इस मंदिर और इस प्राचीन शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए पाली में इस मंदिर की स्थापना की गई। वहीं सोलंकी राजवंश से इस मंदिर को जोड़ के देखा जाता है। साथ साथ में जो सबसे अहम बात है कि यहाँ का जो स्थापत्य कला है वो विरासत के साथ साथ हमारी परंपराओं और इतिहास का भी प्रतीक है। किस प्रकार से हमारे जो इतिहास में लगातार स्थापत्य कला की हम बात करते हैं, जो प्राचीन कलाओं की बात करते हैं, किस प्रकार से जो कंगूरे हैं, किस प्रकार से जो मंदिर का निर्माण किया गया है, वो ना केवल बेहतरीन स्थापत्य कला का प्रतीक है, वहीं एक बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ साथ किस प्रकार उस समय कम संसाधनों में भी इस प्रकार का एक बेहतरीन मंदिर खड़ा किया गया, उसका भी एक नमूना पेश करता है। वहीं आज के समय में हम बात करें जहां पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, वहीं विकास के साथ में विरासत को भी संजोने का प्रयास लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उसी के मद्देनजर इस मंदिर को भी विकसित और अधिक विस्तृत करने का काम किया जा रहा है। वहीं बात की जाए सोमवार से लेकर सावन के महीने में जो श्रद्धालु हैं उनका तांता लगा रहता है और लगातार इस मंदिर के पुनर्विकास और विस्तृत का काम लगातार जारी है। बिल्कुल, ये तस्वीरों में हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य। यकीनन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक और प्रमाण के रूप में ये मंदिर खड़ा है और इसको आज 21वीं सदी में भी और मजबूती प्रदान करते हैं हम भारतवासियों की आस्था और विश्वास। वंदे भारत में आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।